हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बचे हुए PYQ भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पीएच स्केल, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम इस पीएच का ही मतलब समझेंगे। इस पी जो वर्ड है इसका मतलब होता है पुशांस, जो कि एक जर्मन शब्द है और इस जर्मन शब्द का अर्थ होता है शक्ति। पुशांस का मतलब होता है शक्ति। एच प्लस होता है विलियन में एच प्लस आयन की उपस्थिति। कोई भी विलियन है उसमें एच प्लस आयन की उपस्थिति को दर्शाता है एच। और पी है जो पुशांस होता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब हम जब किसी भी विलियन की बात करते हैं, कोई भी आपको विलियन दे दे, कोई भी बिक्कर दे दे, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन डाल दे, कोई भी विलियन डाल दे, और हमें पता लगाना हो कि ये विलियन अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीएच स्केल को काम में लेते हैं। ये जो पीएच स्केल होती है इसके ऊपर 0 से लेकर के 14 तक 0 से लेकर के 14 तक नंबर लिखे होते हैं। 0 से शुरू होती है और 14 तक इसे नंबर लिखे होते हैं और बीच में होता है 7। यदि पीएच की वैल्यू है, पीएच स्केल के अंदर 7 आती है, इसका मतलब है कि ये है उदासीन। और जैसे जैसे यदि पीएच स्केल के अंदर जो नंबर है वो 7 से कम होते जाते हैं, 0 की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती है। अम्लता क्या होती है? बढ़ती है। और 0 पर आने पर अम्लता सर्वाधिक होती है, मतलब प्रबल अम्ल। 0 पर प्रबल अम्ल होता है। और 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। और सर्वाधिक क्षारीय होगा जब स्केल के अंदर 14 नंबर आए, मतलब 14 नंबर पर हम देखेंगे तो विलयन की प्रकृति होगी प्रबल क्षारीय। ठीक है। 7 पर होता है न्यूट्रल उदासीन। क्योंकि हम देखते हैं ना, तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो इसके ऊपर एच प्लस आयन की जो रेशियो है, मात्रा है, और इसके नीचे OH माइनस की जो अमाउंट है वो क्या है? बराबर है। मतलब 7 पर हम देखेंगे पीएच के अंदर तो एच प्लस आयन की मात्रा और OH माइनस आयन की मात्रा क्या मिलती है? बराबर मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर एच प्लस की मात्रा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो एच प्लस की अमाउंट तो क्या हो रही है? कम। लेकिन इधर जाने पर OH माइनस की अमाउंट क्या हो रही है? ज़्यादा। तो इससे है ना, शॉर्ट यदि मैं इसको समझाना चाहूँ ट्रिक की फॉर्म में, तो मैं ये जो दो पॉइंट लिखें, इससे आप इस पूरी पीएच स्केल को समझ सकते हो। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जब किसी भी विलयन में एच प्लस आयन की मात्रा बढ़ती है तो अम्लता क्या होती है? बढ़ती है। और पीएच का मान क्या हो जाता है? घटता है। पीएच का मान क्या होता है? घटता है। क्योंकि ये दोनों तो है समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू है। तो जब एक आयन की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरे की भी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। और इन दोनों की कंपेरिजन में ये जो है ना पीएच, ये व्युत्क्रमानुपाती है। जब ये दो बढ़ते हैं तब ये क्या होता है? घटता है। उल्टा हो जाता है इसका। तो किसी भी विलयन में जब H प्लस की मात्रा बढ़ती है ना, तो अम्लता बढ़ती है और पीएच का मान क्या हो जाता है? घटता है। हमें पता है कि जब 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो अम्लता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन पीएच का मान क्या हो रहा है? कम। 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो पीएच तो कम हो रही है, नंबर तो कम हो रहे हैं, लेकिन अम्लता बढ़ रही है। और 7 से 0 की तरफ जाने पर H प्लस आयन की मात्रा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दूसरी चीज, जब हम देखते हैं 7 पर, तो 7 पर जितने H प्लस आयन थे उतने ही OH माइनस आयन है, तो दोनों की मात्रा क्या है? बराबर। जैसे 7 H प्लस है तो 7 ही OH माइनस है, तो कुल नेट आवेश क्या आ जाएगा? 0, मतलब न्यूट्रल। तो 7 पर क्या होता है? विलयन की प्रकृति हो जाएगी उदासीन। न तो वो अम्लीयता दर्शाता है, न वो क्षारीयता दर्शाता है। लेकिन 7 से जब हम 14 की तरफ जाते हैं तो पीएच का मान भी बढ़ता है, और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता भी बढ़ती है। और इस ग्राफ को हम देखते हैं, इस डायग्राम को हम देखते हैं, तो 7 से जैसे जैसे हम 14 की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे H प्लस की मात्रा तो कम हो रही है, लेकिन OH माइनस की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो, जब कोई भी विलयन 7 पीएच होती है तब वो उदासीन होता है। लेकिन यदि विलयन की पीएच 7 से कम होती है, लेस देन 7, तो वो अम्लीय होता है। लेस देन 7 का मतलब है कि पीएच का मान 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक हो सकता है। लेकिन 7 नहीं होगा, 7 से छोटा ही रहेगा। ठीक है।
तो इस कंडीशन में विलयन अम्लीय होगा। लेकिन यदि पीएच का मान 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा हो जाए, मतलब कुल मिलाकर के 7 से बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में विलयन हो जाएगा क्षारीय। लेकिन पीएच की वैल्यू 7 है, न तो 7 से कम है न 7 से ज़्यादा, मतलब जितने H+ आयन है उतने ही OH- आयन है, तो उस कंडीशन में वो हो जाता है उदासीन। हम एक पीछे टॉपिक पढ़ के आए हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया है कि अम्ल वो होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं, और क्षारक वो होते हैं जो जल में OH- आयन देते हैं। तो अम्ल की पहचान होती है कि अम्ल को जब पानी में डाला जाता है तो H+ देता है, और क्षारक को जब जल में पानी में डाला जाता है तो वो OH- आयन देता है। जैसे HCl को जब मैं पानी में डालूंगा तो वाटर में ये H+ में और Cl- में टूटेगा, क्योंकि अम्ल पानी में देते हैं H+। अन्य OH है, जब इसको जल में डालेंगे हम तो अन्य OH टूटता है अन्य प्लस में और OH- में। तो अम्ल की पहचान है कि ये जल में H+ देते हैं और क्षारक की पहचान है कि OH- देते हैं। इसी फॉर्मेट के आधार पर हमने ये पीएच स्केल को समझा कि जब H+ की मात्रा ज़्यादा होगी तो H+ अम्ल देते हैं जल में, इसका मतलब है कि अम्लता ज़्यादा होगी। और जब अम्लता ज़्यादा होती है तो पीएच का मान 7 से 0 की तरफ जाता है, इसका मतलब है कि पीएच का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये व्युत्क्रमणुपाती है पीएच, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। OH में ऐसा होता है कि जब OH- की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी विलयन में, उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ज़्यादा होगी। और जब हम पीएच स्केल देखेंगे तो पीएच स्केल में जो नंबर है वो 7 से 14 की तरफ जाएंगे, मतलब पीएच का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? इन दो फॉर्मेट के आधार पर आप इस पूरी की पूरी डायग्राम को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आसानी से समझ सकते हो, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है पूरे टॉपिक को समझने के लिए। H+ आयन की सांद्रता यदि विलयन में ज़्यादा है तो अम्लीयता ज़्यादा होगी, और जब अम्लीयता ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में 7 से 0 की तरफ वैल्यू जाती है, पीएच का मान घटता है। लेकिन जब OH- की मात्रा बढ़ती है तो हम देखेंगे कि OH- की मात्रा बढ़ती है, 0 की तरफ जा रहे हैं हम, तब तो OH तो क्या है, कम है, H+ ज़्यादा है। लेकिन जब 0 से 14 की तरफ जाते हैं तो H+ कम होता जाता है और OH- की मात्रा बढ़ती जाती है, मतलब क्षारीयता बढ़ती जाती है, और पीएच का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आई होप आपको समझ में आया इसमें। अब हम देखते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर देखो हम अब देखेंगे कि दैनिक जीवन के अंदर, हमारे डेली लाइफ के अंदर है ना, इस पीएच का क्या रोल है, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इतना एक बार के लिए वापस क्या कर लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पीएच की डेफिनेशन को, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पे पी का अर्थ पुशांश है, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, हमने आगे पढ़ भी लिया इसको पहले। एच का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति, क्योंकि विलयन में H+ आयन की उपस्थिति से पता चलता है कि पीएच स्केल के अंदर जो वैल्यू है वो 7 से छोटी होगी, 7 से बड़ी होगी। खोज इसकी सोरेनसन ने की 1909 के अंदर। इस स्केल के जो कार्य प्रणाली है उसमें 0 से लेकर के 14 तक के नंबर दिए हुए। उदासीन विलयन होगा तो पीएच का मान 7 होगा। जैसे शुद्ध जल की पीएच 7 होती है, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। तो जिस इसमें जितने H+ होंगे उतने ही जल में क्या होते हैं, OH- होते हैं। तो H+ और OH- की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है शुद्ध जल में, इसलिए इसकी पीएच क्या होती है, 7। क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जितने प्लस चार्ज होंगे उतने माइनस है, तो कुल नेट आवेश 0 आ जाता है। अम्लीय विलयन, जिसकी पीएच का मान 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय विलयन। जितना कम मान उतना प्रबल। 7 से 0 की तरफ जाओगे तो पीएच का मान कम होता है लेकिन अम्लता बढ़ती है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ठीक है। क्षारीय विलयन, पीएच का मान 7 से अधिक है वह विलयन क्षारीय होता है। जितना अधिक मान होगा उतना प्रबल क्षार। क्षार में ऐसा होता है कि जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो पीएच का मान बढ़ता है, और पीएच का मान बढ़ता है तो क्षारीयता भी क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखिए, जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। इसके विपरीत 7 से 14 की ओर बढ़ने पर OH- आयन की सांद्रता भी
बढ़ती है। ये हमने पीछे भी देख के आए हम। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको कि इस पॉइंट पर आप देखोगे तो इसके ऊपर वाला जो इस ग्राफ के अंदर इस ऊपर में एच प्लस की मात्रा बढ़ाएगा, ये इस डॉट से नीचे वाला ये पॉइंट ओ एच की मात्रा बढ़ाएगा, तो ये अभी बराबर दिखाई दे रही है हमें। इसका मतलब 7 पर क्या होगा, एच प्लस और ओ एच माइनस की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो ये न्यूट्रल है। लेकिन 7 से जब तुम 0 की तरफ जा रहे हो तो देखो यहाँ पे एच प्लस तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में एच प्लस की मात्रा इधर कम हो रही है। 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एच प्लस तो बढ़ रहा है, लेकिन 7 से 14 की तरफ एच प्लस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन ओ एच को देखोगे तो 7 से 0 की तरफ जाने पर ओ एच कम हो रहा है, लेकिन 7 से 14 की तरफ जाने पर ओ एच बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एच प्लस की मात्रा विलेन में बढ़ती है, और यदि पी एच के अंदर मान 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो विलेन में आपको एच प्लस कम मिलेगा, लेकिन ओ एच माइनस की मात्रा क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इस आधार पर ये दो फॉर्मूले बने, इससे आप पूरे टॉपिक को 1 मिनट में कवर कर सकते हो। चेक कर लो आप, यदि विलियन है, उस विलियन की पीएच कम है, विलियन की पीएच क्या है, कम है। पीएच कम होने का मतलब है कि वैल्यू जो है वो 7 से छोटी है, 7 से क्या है, कम है, 7 से छोटी होगी। और जब पीएच की वैल्यू कम होगी तो हम देखेंगे कि जो एच प्लस आयन है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एच प्लस ज़्यादा होंगे तो उस कंडीशन में अम्लता वो है क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो नंबर है वो 7 से 0 की तरफ जाएंगे। अब जैसे आपको कह दे कि 3 और 6, एक विलियन जिसकी पीएच 3 है, दूसरा विलियन जिसकी पीएच 6 है, ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, तो हम बोलेंगे कि जिसकी पीएच 3 है वो ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि जितनी कम पीएच होगी अम्लता उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसे ही आपको कह दे कि एक विलियन है, इस विलियन की पीएच है जो है 8, और एक विलियन है इसकी पीएच है 12, तो कौन ज़्यादा क्षारीय है, तो हम बोलेंगे जो बी विलियन है वो ज़्यादा क्षारीय है, ए विलियन कम क्षारीय है। क्योंकि जितने ज़्यादा ओ एच माइनस आयन होंगे विलियन में उसकी पीएच की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पीएच होगी उसकी क्षारीयता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसे भी आपको विलियन दे सकते हैं, उसमें आपको एच प्लस आयन की मात्रा दे दें। ऐसे दे दें कि मान लो एक विलियन है, इस विलियन में 10 एच प्लस आयन है, और एक विलियन है, इस विलियन में 7 एच प्लस आयन है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, ए विलियन है कि बी है, तो हम बोलेंगे ए विलियन ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि इसमें एच प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा है तो अम्लता ज़्यादा है। और पीएच के बारे में आए तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि एक की पीएच 3 है, दूसरे की पीएच 6 है, तो जिसकी पीएच कम होगी उसकी अम्लता ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन के अंदर है, मतलब हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर पीएच कहाँ कहाँ पे काम आता है। तो सबसे पहला टॉपिक है पाचन तंत्र में पीएच। पाचन तंत्र का पीएच तो देखो, जो उदर या जो पेट होता है, मतलब अमाशय, तो इस अमाशय के अंदर एक अम्ल स्रावित होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी बार क्या होता है कि अपच की स्थिति हो जाती है, जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारे उदर के अंदर HCl ज़्यादा बनता है, जिसके कारण क्या होती है कि काफ़ी बार हमें जलन या पेन होता है उदर के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड, जो एसिड के एंटी काम करता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेते हैं। इसके बारे में मैंने एकदम डिटेल में पहले बता चुका हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो आप जाके सुनो। अब हम देखते हैं मिट्टी की पीएच। तो मिट्टी की पीएच अच्छी उपज के लिए क्या होता है कि जब किसान खेती करते हैं तो जो मिट्टी है उसकी जो पीएच होती है वो न तो ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए, न ही ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। मिट्टी की जो पीएच है वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हम क्या कहते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं। तो अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच एक विशिष्ट सीमा में होना चाहिए, मतलब निश्चित प्रयास होनी चाहिए उसकी। मिट्टी अधिक अम्लीय होने पर उसमें चूना मिलाया जाता है। चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें कैल्शियम क्या है, धातु है। धातु का नेचर होता है क्षारीय। इसका मतलब है कि धातु का जो भी कंपाउंड बनेगा, जैसे धातु ऑक्साइड बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी क्या होगा, क्षारीय। और यदि अधातु हो, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। अधातु है तो अ का मतलब हो गया अम्लीय। तो जो भी अधातुएं होंगी वो सब अम्लीय होंगी। तो जो अधातु के ऑक्साइड बनेंगे या
कुछ और भी कंपाउंड बनता है, कार्बोनेट बनता है, तो वो भी क्या होंगे, अम्लीय होंगे। तो ये ध्यान रखना आप। धातुएं क्षारीय होती है, धातुएं नेचर के अंदर क्षारीय होती है, और अधातु जो है वो नेचर में क्या होते हैं, अम्लीय। तो इस ऐसे आप याद रख लेना। तो इनके जो भी कंपाउंड होंगे वो भी इसी प्रकार डिसाइड होंगे। धातु के हैं तो क्षारीय, अधातु से मिलकर बने हैं तो अम्लीय। ठीक है। तो जब मिट्टी के अंदर अम्लता ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में हम चूना मिला करके उसकी पीएच को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आगे हम देखेंगे मधुमक्खी का डंक। बुक के अंदर है ना, एक तो मधुमक्खी के बारे में बताया हुआ है, और एक हम पढ़ेंगे नेटल के बारे में। नेटल का एक पौधा होता है, उसकी जो ये लीफ होती है, उसकी लीफ पर क्या होते हैं, ऐसे रोम नुमा स्ट्रक्चर मिलती है, कांटिनुमा ऐसे संरचनाएं दिखाई देती है हमें, बाल नुमा आकृति दिखाई देती है। ठीक है। और मधुमक्खी के अंदर भी क्या होता है, जो डंक होता है, इन दोनों से क्या होता है कि एक एसिड बनता है जिसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक अम्ल। जब हम इस पौधे के स्पर्श करते हैं या फिर हमें जब मधुमक्खी काटती है, तो दोनों स्थिति के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड जाता है। उस एसिड का नाम है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। और जब अम्ल हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, तो त्वचा के अंदर जलन होती है, और जिस पार्ट पर हमको ये बाइट करती है, काटती है, या फिर जिस पार्ट्स पर एसिड जाता है वो पार्ट क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इलाज ये होता है कि जो अम्ल होता है, उस अम्ल के प्रभाव को जो क्षार होता है या क्षारक होता है वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जब अम्ल के संपर्क में क्षारक आता है तो लवण बनता है, और साथ में बनता है जल, क्योंकि अम्ल को क्षारक समाप्त कर देता है, क्षारक के प्रभाव को अम्ल समाप्त कर देता है, और दोनों आपस में क्रिया करके लवण बना लेते हैं जो उदासीन होता है, और साथ में बना लेते हैं जल, जिस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो हमने पीछे आपको मैंने पढ़ा दी है। पीछे का जो आप वीडियो सुनोगे, पीछे की क्लास आप जब लोगे तब आपको इसका पता चल जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच होती है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी पीएच होती है 10। तो ये कुछ पीएच है जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, वो भी आपको याद करनी है। देखो, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर मेथियोनिक एसिड चला जाता है, चाहे वो मधुमक्खी के काटने से जाओ, चाहे नेटल के प्लांट के टच करने पर जाओ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्षारक को काम में लेते हैं। जैसे हाथ पे बेकिंग सोडा का यूज़ करें, तो बेकिंग सोडा होता है क्षारीय, NaHCO3, बेकिंग सोडा होता है क्षारीय। ये क्या कर देता है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है, तो जलन मिट जाती है। फिर नेटल का जो पौधा होता है वो वैसे जंगल में मिलता है, जंगल में उगता है ये। और इस पौधे के पास में एक डोग पौधा उगता है। ये जो डोग पौधा है ना, इस पौधे की पत्ती है, उसका जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। और जब हम डोग पौधे की पत्ती को स्किन पर लगाते हैं, तो ये क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। कुछ पीएच लिखी हुई है, जैसे जठर रस, तो जठर रस की पीएच होती है 1.2, प्रबल अम्ल होता है। नींबू की रस की पीएच होती है 2.2, ये भी अम्लीय होता है। 7 से कम है तो अम्लीय। रक्त है तो रक्त की पीएच होती है 7.4, हल्का क्षारीय। जैसे जैसे हम 14 की तरफ जाएंगे, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है क्षारीय 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी पीएच होती है 14, ये होता है प्रबल क्षारीय। तो जैसे जैसे हम 7 से कम है तो दुर्बल है, 0 की तरफ जा रहे हैं तो प्रबल अम्ल हो गया, 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो 8, 9, 10 होने पर दुर्बल है, लेकिन 14 के जितने नज़दीक होंगे वो उतना प्रबल हो जाएगा। देखिए, अब हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है दंत से क्या है, पीएच का दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दंत का मतलब हो गया दांत, से का मतलब हो गया संसारण, मतलब नष्ट होना। अब दांत के अंदर क्या होता है कि टिथ या दांत के ऊपर ना सफ़ेद कलर की एक लेयर होती है, परत होती है, जिसको बोलते हैं इनेमल। ये हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये जो परत होती है ना, इस परत का नष्ट होना ही दंत से कहलाता है। क्यों नष्ट होती है ये, कि कोई भी व्यक्ति है, भोजन ग्रहण करता है, लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद में जब हम मुंह की सफाई नहीं करते हैं, ठीक है, कोलगेट नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि
भोजन के साथ में जो भी बैक्टीरिया किण्व जाते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब हम सफाई नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, भोजन के साथ में गए हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये भोजन को तोड़ते हैं, और जैसे जैसे बैक्टीरिया भोजन को तोड़ते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, ये अम्ल बनाते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं, इस अम्ल के कारण हमारे जो मुँह की जो पीएच है, मुँह की जो पीएच है, इस एसिड के कारण, इस अम्ल के कारण जो बैक्टीरिया ने उत्पन्न किया, बनाया, जिसके कारण हमारे मुँह की जो पीएच है, वो लेस देन 7 हो जाती है। और जब पीएच का मान 7 से कम होता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये जो इनेमल की लेयर है, ये जो परत है, वो धीरे-धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं दंत से। इसका इलाज ये है कि जो अम्ल है, उसके एंटी यदि कोई पदार्थ यूज़ करें हम, तो अम्ल का एंटी होता है क्षारक, क्योंकि अम्ल की पीएच होती है 7 से कम, और जो क्षारक की पीएच होती है वो होती है 7 से ज़्यादा। तो अम्ल के प्रभाव को क्षारक समाप्त कर सकता है। तो हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जो प्रकृति में क्या होता हो, क्षारीय होता हो। वो क्या करेगा, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, जिसके कारण इनेमल की जो परत है उसका क्षय होना बंद हो जाएगा, और इस प्रकार हम दंत से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये भी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। टॉपिक का नाम है अम्लीय वर्षा। टॉपिक का नाम है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। इसको हम समझेंगे कि इस डायग्राम के अंदर क्या बताया हुआ है। उससे पहले इसको सिंपल भाषा में देखते हैं हम भी। जैसे मान लो कि ये धरातल है, अब धरातल पर बहुत सारे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जैसे बहुत सारी वाहन होती है, तो वाहन से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है प्रदूषित। बहुत सारे उद्योग होते हैं, उद्योगों से भी बहुत सारा क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जिसके कारण पोल्यूशन होता है। इस धुएं के अंदर क्या होता है, इस धुएं के अंदर SO2, NO2, ऐसी बहुत सारी CO2, ऐसी बहुत सारी क्या होती है, गैसें होती है। ये गैसें क्या होती है, अम्लीकृत गैसें होती है, अम्लीय गैसें होती है। अब कैसे पता चला कि अम्लीय गैसें, क्योंकि अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। अब से अम्लीय, तो अधातुओं की प्रकृति अम्लीय है, तो अब अधातु का जो भी कंपाउंड बनेगा, चाहे ऑक्साइड बनो चाहे कार्बोनेट बनो, उनकी प्रकृति भी क्या होगी, अम्लीय होगी। तो यहाँ पे सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सब अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही अधातु हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है तो ये अपने अपने ऑक्साइड बना लेगी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या होंगी, अम्लीय होंगी। तो ये अम्लीय जो गैसें होती है ना, ये हल्की होती है, तो ये वायुमंडल में ऊपर जाकर के गैसों की क्या बनाती है, अम्लीय गैस की क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। ठीक है, अब जो बादल होते हैं, और जब इनसे वर्षा जल की बूंदें नीचे गिरती है, तो इनकी पीएच अभी क्या है, 7 है। वर्षा जल की बूंदों की पीएच क्या है, अभी 7 है। लेकिन जब ये वर्षा जल की बूंदें अम्लीय गैसों से होकर गुजरती है, तो ये अम्लीय गैस जल के साथ अभिक्रिया करके जल को भी क्या कर देती है, अम्लीय कर देती है। जैसे हम क्या करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी, तो आप देखोगे कि नींबू की पीएच होती है लगभग, नींबू के रस की जो पीएच होती है ना, नींबू के रस की पीएच वो होती है लगभग 2.2, और जल की पीएच मैंने मान ली वो होती है 7। जब नींबू के रस को इसमें मिलाता हूँ मैं, तो बनता है नींबू पानी। तो नींबू पानी स्वाद में खट्टा ही होता है। खट्टा है का इसका मतलब ये हो गया कि खट्टा होता है, इसका मतलब ये अम्ल है, इसका मतलब इसकी पीएच क्या हो गई, 7 से कम हो गई। वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि अम्ल के मिलने से जल की जो पीएच थी वो 7 में रह करके 7 से कम होकर कितनी हो गई, 5.6 हो गई। और जिस भी जल की पीएच 5.6 से कम है तो वो हो जाता है अम्लीय। तो जो वर्षा जल है उसकी पीएच 5.6 से क्या हो गई, कम हो गई, तो उससे हम बोल देते हैं अम्लीय वर्षा। क्यों कम हो गई, क्योंकि जैसे SO2 गैस थी, ये जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तब ये बना लेती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। NO2 गैस है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो ये बना लेती है नाइट्रिक अम्ल। अभी जो मैंने अम्लीय वर्षा के बारे में बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, वो कैसे बनता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया करती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये सब क्या है, अम्ल हैं, तो इनकी पीएच क्या होगी, 5.6 से क्या होगी, कम होगी।
ये बने कब? जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार ऐसी ट्रेन बनती है, अम्लीय वर्षा बनती है। जब ये वर्षा का जल है तालाब में जाकर एकत्रित होता है, तो जो जलीय जीव है, जो तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर या नदियों के अंदर है, जब ये जल के अंदर ये अम्लीय वर्षा जाकर मिलती है, तो उस तालाब के जल की जो पीएच है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए फिर वो जल क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। जैसे मछलियाँ हैं, तो मछलियों की क्या होने लगेगी? मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, डेथ होनी शुरू हो जाएगी। मिट्टी है, तो जब ये अम्लीय वर्षा जब मिट्टी में जाकर गिरती है, मिट्टी पर गिरती है, तो मिट्टी की पीएच भी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि मिट्टी की पीएच का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने आगे पढ़ भी एक टॉपिक किया था हमने कि मिट्टी पर पीएच का प्रभाव, वहाँ पे हमने बात भी की थी कि मिट्टी की पीएच कम होती है। क्यों कम होती है? जैसे अम्लीय वर्षा हुई, तो अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी की पीएच कम हो गई। उपचार क्या है इसका? उपचार हमने उसमें बताया था कि चूने का यूज़ करते हैं, क्योंकि चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें धातु है, धातु प्रकृति में क्षारीय होती है। तो चूना का जो ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो भी क्या होता है? प्रकृति में क्षारीय होगा और क्षार अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ऐसे बहुत सारी जैसे घटनाएं होती है, ये इस अम्लीय वर्षा के कारण प्रभावित होती है। एक इसमें है ताजमहल। ताजमहल की जो चमक है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, क्योंकि ताजमहल का जो वाइट कलर था वो धीरे धीरे येलो हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? एसिड रेन ही कारण है, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति के कारण जो इसकी चमक है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अम्लीय वर्षा उसे कहेंगे, ऐसी वर्षा जिसके अंदर जल की जो पीएच है वो 5.6 से क्या है? कम है। और ये 5.6 से कम कब होगी? जब अम्लीय गैसें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है तब। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमें पढ़ना है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत का चालन होता है, जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्यों? तो ये दो क्वेश्चन है, इनको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने भी पढ़ा है अम्लीय वर्षा और दंत से, उसकी रीडिंग कर लेते हैं। मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का से सड़ना शुरू हो जाता है। दांतों का सबसे बाहरी हिस्सा इनेमल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, पानी में नहीं घुलता है। मुंह की पीएच 5.5 से कम अम्लीय हो तो संसारित होने लगता है। ये पदार्थ है वो 5.5 से कम पीएच पर ही संसारित होता है। जब हम मीठा भोजन खाते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद बचे हुए शर्करा व खाद्य कणों का अपघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। अम्ल मुंह के पीएच को कम कर देता है। बचाव है कि भोजन के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ करें। दांतों की सफाई के लिए क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करें। यह अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है और दंत से को रोकता है। यही चीजें हमने पढ़ी थी। कैल्शियम फॉस्फेट का एनिमल बना होता है, बैक्टीरिया अम्ल बनाता है, जिससे मुंह की पीएच का मान कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह सामान्य वर्षा जल भी हल्का अम्लीय होता है, लेकिन 5.6 से नीचे गिरने पर यह हानिकारक हो जाता है। बताई दी थी ये बात। तो वायुमंडल में प्रदूषण के कारण कुछ गैसें जमा हो जाती है। वर्षा के जल के साथ ये क्रिया करके अम्ल बनाती है। भाई वर्षा जल के साथ में अम्लीय गैसें मिलकर के अम्ल बनाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। पर्यावरण और मानव निर्मित ढांचों पर बुरा असर डालती है। जैसे ताजमहल मानव निर्मित है, तो उसका जो चमक है वो गायब हो रही है और वो येलो होता जा रहा है। जलीय जीव, ये अम्लीय वर्षा का जल नदियों में या झीलों में जाता है तो वहाँ के जल के पीएच को भी कम कर देता है, जिससे मछलियों व अन्य जीवों की का जीवन जीवित रहना कठिन हो जाता है। मृदा, सोयल की बात करें तो मिट्टी की अम्लता के बढ़ने से उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, फसलें ग्रोथ नहीं करती है, वो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ऐतिहासिक इमारतों के बारे में हमने बात कर ली। अम्लीय वर्षा संगमरमर व चूना पत्थर को संसारित करती है। ताजमहल का पीला पड़ना अम्लीय वर्षा का ही प्रमाण है। तो ये चीज़ें हमने बात कर ली थी। इसमें आपको जो भी लाइनें सही लगे पॉइंट बनाने के लिए वो आप अलग से लिख लें, याद कर लें उसको। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, देखिए अम्लीय विलयन होता है, उसके अंदर विद्युत का चालन होता है।
ठीक है। लेकिन यदि हम किसी दूसरे विलेन की बात करें, जैसे कि एल्कोहल की बात करें या फिर ग्लूकोज की बात करें, तो इनके विलेन में हम देखेंगे तो विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालन नहीं होता है। रीज़न क्या है? कोई भी आप अम्ल ले लो, जैसे नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सब क्या होते हैं? जल के अंदर H+ देते हैं। अम्ल होता है वो पानी में H+ देता है, तो ये सब भी क्या करेंगे? जल में मिलाने पर H+ देंगे। ये टूटेगा H+ NO3- में। एसिटिक अम्ल टूटेगा CH3COO- और H+ में। सल्फ्यूरिक अम्ल टूटेगा 2H+ प्लस SO4 2- में। इसका मतलब है कि जो भी अम्ल है वो जल में H+ आयन देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जो भी विलेन है, जैसे जल है तो जल के अंदर आपने अम्ल मिलाया, अम्ल मिलाते ही अम्ल जल में H+ आयन देंगे, जिसके कारण विलेन में H+ आयन की और OH- आयन की सांद्रता में क्या आएगा? अंतर आएगा। सांद्रता में जैसे अंतर आएगा प्लस और माइनस के अंदर, तो अंतर के कारण क्या होंगे कि धनायन जो जो भी धनायन होंगे, ये धनायन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। जैसे धनायन है वो जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर होता है माइनस, और जो ऋणायन होगा वो ऋणायन जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर होता है धनावेश। तो जैसे ही विपरीत आयन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, गति करते हैं, तो फिर विलयन में क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है। तो अम्ल मिलाने पर क्या होता है कि विलयन के अंदर H+ व OH- की सांद्रता में क्या जाता है? अंतर आ जाता है, जिसके कारण धनायन और ऋणायन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और विलयन में धारा का चलन होता है। एल्कोहल और जो ग्लूकोज होते हैं, ये H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं, और जब ये विलयन में H+ आयन मुक्त नहीं करेंगे तो सांद्रता में परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक विलयन में धारा का चलन भी नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अम्लीय विलयन में विद्युत का चलन होता है, जबकि क्षारीय विलयन में विद्युत का चलन होता है, लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चलन नहीं होता है। देखो, अम्लीय विलयन लिया मैंने एसिटिक सॉल्यूशन, और एक मैंने लिया ग्लूकोज का विलयन। अम्लीय जो विलयन है, जैसे कि तनु HCl, तनु HCl, तनु का मतलब जल की मात्रा ज़्यादा है, तो जब हमने जल के अंदर अम्ल मिलाया तो ये अम्ल जल में जाकर के H+ आयन देता है और Cl- आयन में भी टूटता है। तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, और जैसे H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है तो ये आयन जो है ना वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, जिससे विलयन में धारा प्रवाहित होगी, और ये बल्ब क्या हो जाएगा? जलना शुरू हो जाएगा, ग्लो करेगा ये। लेकिन ग्लूकोज के विलयन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? H+ आयन नहीं देता है, जिसके कारण विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, और जब आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करते हैं, गति नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे कि बल्ब भी जलेगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है DC डायरेक्ट करंट, तो याद रखना कि बैटरी या जो सेल होते हैं ना, बैटरी या सेल से जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है DC डायरेक्ट करंट। वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, निश्चित रहती है। और जो घरों में आता है वो होता है AC अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसका मान क्या होता है? बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये हम आगे विद्युत धारा वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हमें एक समझ में आ रहा है कि अम्लीय विलयन में बल्ब ग्लो होता है, जगता है। ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि अम्ल के विलयन में जो अम्ल होगा वो H+ आयन देगा, जिसके आयन की सांद्रता में परिवर्तन होगा, और आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे तो धारा का चालन होगा और बल्ब जलेगा। ग्लूकोज का जो विलयन है उसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज आयन नहीं देते हैं। जब ये आयन नहीं देंगे तो सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, और आयन है वो इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करेंगे, तो विलयन में धारा का चलन नहीं होगा और बल्ब नहीं जगेगा। देखो, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए माध्यम में मुक्त आवेश के कण मतलब आयन या इलेक्ट्रोड का होना आवश्यक है। ठीक है। अम्लीय विलयन अम्ल जैसे कि HCl है, ये H+ और Cl- आयन में वियोजित होता है, क्योंकि पानी में डालने पर ये आयनों में टूट जाता है और अम्ल H+ आयन देता है। यह मुक्त H+ आयन विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसी कारण ये अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ग्लूकोज एक सहसंयोजक यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड है। वो ग्लूकोज को पानी में
घोला जाता है तो ये पानी में घुल तो जाता है, लेकिन आयनों में नहीं टूटता है, H प्लस आयन नहीं देता है, आयनों में वियोजित नहीं होता है। और मुक्त आयन न होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः ग्लूकोज विलयन जो है, ग्लूकोज का विलयन है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। ऐसे एक प्रश्न है, आश्रित जल और वर्षा जल की बात करें तो आश्रित जल होता है वो शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब इसकी पीएच है वो 7 होगी, मतलब H प्लस और OH माइनस आयन की मात्रा क्या होगी इसमें, बराबर होगी। और जब तक सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी विलयन में। तो हम कहेंगे कि इसमें मुक्त आयन नहीं है, जिसके कारण ये विद्युत का कुचालक होता है, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। वर्षा जल जो होता है ना, वो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में हमने भी बात की थी कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, उनसे क्रिया करता है, जिसके कारण वर्षा जल की जो पीएच है उसमें कमी आ जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वायुमंडल में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। तो जब CO2 जल के साथ क्रिया करेगी तो ये बनाएगी कार्बोनिल अम्ल H2CO3। SO2 के साथ जब जल क्रिया करता है तब बनाता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अन्यों के साथ क्रिया करता है जल तब बनाता है नाइट्रिक अम्ल, जिसके कारण वर्षा जल की जो पीएच है वो हो जाएगी कम। और जैसे ही अम्ल बनेगा तो अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन उत्पन्न करेगा, और मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगा कि वर्षा जल के अंदर धारा का चालन होगा, इसलिए वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का चालन की शर्त ही भी यही है कि जब विलयन में आयन उपस्थित होंगे, चाहे वो H प्लस आयन हो चाहे वो OH माइनस आयन हो, जब भी विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, सांद्रता में आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तब आयन होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, तब विलयन में धारा प्रवाहित होती है। तो जिस भी विलयन में आयन बनेंगे वो विद्युत का चालन करेगा, जिसमें आयन नहीं बनेंगे वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया को हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। कल 10 मिनट में का टॉपिक रहा है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर भी कल स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।